वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के घटक से संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं। इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखकर हल करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म की लिंक भी दी गई है। लिंक खोलकर इस फॉर्म को जरूर भरें। अभी जिस लिंक के बारे में मैंने बात की वह लिंक यहाँ दी गई है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यह लिंक आपको मिलेगी। इस लिंक को ओपन करें। लिंक के ऊपर इस तरह से आपको सूचना भी मिलेगी। अपना अभिप्राय नीचे दी गई लिंक में अवश्य व्यक्त करें। तो इस लिंक को जरूर खोलें। इसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर आपको देने हैं। बहुत ही सरल और सामान्य प्रश्न है, इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस लिंक को जरूर जरूर खोलें और इसे भरें। नमस्कार, प्रणाम, आदाब। कोविड-19 के प्रादुर्भाव की वजह से आज विद्यार्थी शाला में प्रत्यक्ष अध्ययन अनुभव लेने से वंचित हैं। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ने एक सराहनीय कदम उठाया, जिससे हमारा कोई भी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित न रहे। और इस श्रृंखला के अंतर्गत हम अपने विषय के रोचक घटक लेकर, रोचक वीडियोस लेकर आपके सामने उपस्थित रहेंगे। और इसी के अंतर्गत मैं श्रीमती पूर्णिमा पांडे आप सभी को वर्चुअल स्टूडियो क्लास में आमंत्रित करती हूँ, अपने एक नए विषय के साथ, नए घटक के साथ। तो चलें अपने विषय के संग। आधुनिक भारत का इतिहास, कक्षा 8वीं। अवज्ञा आंदोलन। इसके बारे में हमने थोड़ी सी जानकारी पहले ली है कि महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। इसके बारे में अब थोड़ी सी विस्तार से हम जानकारी लेते हैं। महात्मा गांधी जी ने जन जन को जागृत किया और भारत की जनता उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल पड़ी। अब तक हमने देखा कि प्रथम गोलमेज परिषद का आयोजन हुआ 1930 में। वह चर्चा विफल रही। उसके बाद गांधी इरविन समझौता हुआ और गांधी इरविन समझौते के बाद 1931 में द्वितीय गोलमेज परिषद हुई, लेकिन वहां पर भी कोई सफलता नहीं मिली। अब वहां से लौटने के बाद भारत की तत्कालीन राजनीतिक स्थिति क्या बनी, उसके बारे में जानते हैं। पुणे समझौता। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गोलमेज परिषद में दलितों का प्रतिनिधित्व किया था। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर तत्कालीन द्वितीय गोलमेज परिषद में, यहाँ पर हम देख रहे हैं अन्य हमारे भारत के जो महानुभाव हैं, महात्मा गांधी जी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी, तेज बहादुर सप्रू जी और भारत के अन्य प्रतिनिधि। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने उस परिषद में दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग की थी। उन्होंने कहा, भारत में जब भी मतदान हो, संविधान के आधार पर भारत की सरकार बने, तो उस मतदान के समय, उस चुनाव के समय दलितों को अलग से निर्वाचन क्षेत्र दिया जाए। वह भारत की सामान्य जनता के साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे। पुणे समझौता। द्वितीय गोलमेज परिषद के बाद ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमसे मैकडोनाल्ड ने जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की घोषणा की। अंग्रेज सरकार तो चाहती थी कि भारतीय समाज में फूट पड़ जाए,
यहाँ की जनता अलग थलग पड़कर एक साथ काम न कर सके, और उन्होंने बड़ी चतुराई से अपनी इस योजना को साकार कर लिया था। और उन्होंने ये जाहिर किया कि हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बातों से सहमत हैं। भारत में दलितों के साथ भेदभाव होता है और इसलिए हम जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाएंगे, और इसकी उन्होंने सार्वजनिक घोषणा कर दी। गांधी जी बहुत दुखी हुए। वो समझ गए थे कि यदि ऐसा हुआ तो हिंदू समाज का विभाजन हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा, क्योंकि जो दलित यहाँ के लोग थे वो भी हैं तो सब हिंदू ही। तो ये जब आपस में बंट जाएंगे तो दूसरे लोग हम पर हावी होने लगेंगे, हमारी एकता में खंड पड़ जाएगा, और ये हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो गांधी जी इतने दूरदृष्टि रखते थे, वो इन सारी बातों को समझ रहे थे, और इसलिए उनको यह विभाजन मान्य नहीं था। उन्होंने इसे अस्वीकार किया। उन्होंने कहा नहीं, जाति के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र नहीं बांटने जाने चाहिए। महात्मा गांधी जी ब्रिटिश सरकार के इस निर्णय के खिलाफ थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनकी बात को मान्य नहीं किया। तो महात्मा गांधी जी ने इस निर्णय के विरुद्ध पुणे के येरवडा जेल में थे उस समय, और उन्होंने जेल में ही आमरण अनशन प्रारंभ किया। आमरण अनशन का अर्थ होता है जब मरने तक, यानी जब तक वो जिंदा रहेंगे तब तक वो अन्न जल का ग्रहण नहीं करेंगे, खाना पीना छोड़ दिया उन्होंने। और उन्होंने कहा सरकार यदि मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन मैं हिंदू समाज का विभाजन स्वीकार नहीं करूंगा। महात्मा गांधी जी येरवडा जेल में, और वहां पर उन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा कुछ भी खाऊंगा नहीं, पीऊंगा नहीं, क्योंकि भारतीय समाज का विभाजन मुझे मंजूर नहीं है। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर। महात्मा गांधी जी अपने निर्णय पे अटल थे कि मैं हिंदू समाज को विभाजित नहीं होने दूंगा, और डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर अपने निर्णय पे अटल थे। उनको लगता था कि भारत में दलितों के साथ भेदभाव किया जाता है, उनके साथ छुआछूत की जाती है, और इसलिए हमें अलग होना है। हमें हिंदू समाज से अलग निर्वाचन क्षेत्र चाहिए, हमें हिंदू समाज के अन्य जातियों के साथ हमें कोई मेलजोल नहीं रखना है, हम अलग रहेंगे। तो वो अपने निर्णय पर अटल थे। तो अब दोनों नेता अपने अपने निर्णय पर अटल, स्थितियां बिगड़ती जा रही थी। गांधी जी अपना अनशन छोड़ने को तैयार नहीं, अंबेडकर जी अपनी बात से पीछे हटने को तैयार नहीं। वो ब्रिटिश सरकार के साथ थे, और ब्रिटिश सरकार इस सब का फायदा उठा रही थी। तब राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर से अनुरोध किया, उनसे निवेदन किया कि भाई इस तरह की आप जिद मत करिए, महात्मा गांधी जी अपने प्राण त्याग देंगे तो उनको बचाना है, हमें हमारे देश के नेतृत्व के लिए हमें उन्हें बचाना है। तो राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं द्वारा जो मांग की गई, उस मांग पर डॉक्टर आम्बेडकर ने पुनर्विचार किया, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भाई आम्बेडकर जी आप अपनी बातों पर फिर से सोचिए, फिर से विचार कीजिए, महात्मा गांधी जी जो कह रहे हैं वो गलत नहीं है, हमारे देश की जनता का विभाजन मत होने दीजिए। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने गहराई से विचार किया। तत्कालीन परिस्थितियों में उन्होंने सोचा कि हाँ, बात तो सही है, क्योंकि ये हमें आपस में लड़ाकर ब्रिटिश सरकार अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। इसलिए राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया। कौन सी प्रार्थना को? कि जाति के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं लिया जाएगा। और डॉक्टर आम्बेडकर 1932 ईस्वी में येरवडा जेल में मिलने गए महात्मा गांधी जी से, और उन्होंने कहा कि मैं आपके बातों से सहमत हूं और मैं पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग को खारिज करता हूं। तो महात्मा गांधी और डॉक्टर आम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ, और इस समझौते को हम पुणे समझौता के रूप में जानते हैं। 1932 ईस्वी की प्रमुख घटना पुणे समझौता।
इस समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्रों के स्थान पर आरक्षित प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान किया गया। अभी समझौता तो हुआ कि भाई पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं लेंगे, तब क्या होगा? लेकिन अंबेडकर जी ने कहा था भाई हमें तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र हम छोड़ देंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं आरक्षण तो चाहिए, हमारे लिए कोई जगह रिजर्व होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सामाजिक संरचना ऐसी थी कि यहाँ पर यहाँ के रियासतदार, यहाँ के राजे महाराजे हावी थे। तो अंबेडकर जी को लगा कि जब यही लोग हावी हैं तो हमें कौन जगह देगा, हमें कौन पूछेगा, तो कम से कम हमारे लिए आरक्षण का प्रावधान तो किया जाए। और इसलिए उनकी बात को महात्मा गांधी जी ने समझा, माना, और जब इस बात को रद्द किया गया कि पृथक निर्वाचन क्षेत्र तो नहीं होगा, लेकिन उनको आरक्षण दिया जाएगा, आरक्षित प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। तीसरा गोलमेज सम्मेलन नवंबर दिसंबर 1932। तीसरा और अंतिम सत्र 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ। नवंबर 1932 ईस्वी में इंग्लैंड में तीसरी गोलमेज परिषद बुलाई गई, परंतु राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद का बहिष्कार किया। राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस परिषद को बहिष्कृत किया कि हम इस परिषद में नहीं जाएंगे, क्योंकि बहुत से मुद्दों पर ब्रिटिश सरकार के जो कदम थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए मान्य नहीं थे, और इसलिए इस पार्टी ने इस परिषद का बहिष्कार किया। और इसका बहिष्कार का परिणाम क्या हुआ? परिणाम स्वरूप यह परिषद विफल रही। सविनय अवज्ञा आंदोलन का दूसरा चरण। द्वितीय गोलमेज परिषद से गांधी जी उद्विग्न मन से भारत लौटे। उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। इसके पहले हम जानते हैं कि 1930 में जब दांडी मार्च हुआ, उसके बाद पेशावर सत्याग्रह हुआ, फिर सोलापुर का सत्याग्रह हुआ, और इस तरह से पूरे देश में सविनय अवज्ञा आंदोलन जोर शोर में फैल गया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद हुई, तब तक सविनय अवज्ञा आंदोलन थोड़ा सा रुक गया था, स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि इरविन समझौते में, जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, उसमें यह भी एक क्लॉज था, एक मुद्दा था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए। ब्रिटिश सरकार डर गई थी, तो उन्होंने उस समझौते में यह बात प्रमुखता से रखी कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोका जाए। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन तब तक रुक गया था। उसके बाद द्वितीय गोलमेज परिषद में महात्मा गांधी जी गए लंदन। वहां पर ब्रिटिश सरकार ने अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा की, और उस मुद्दे को लेकर सभी प्रतिनिधियों में एकता नहीं स्थापित हो पाई, और वह चर्चा विफल रही। गांधी जी सभी लोगों में एकता निर्माण करने में असफल रहे और दुखी मन से वापस लौट आए। तो द्वितीय गोलमेज परिषद में भी कोई हल नहीं निकला था भारत की संवैधानिक समस्याओं का। तो महात्मा गांधी जी ने सोचा कि अब हमारे सामने सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करने के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं है, और सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया। जैसे ही महात्मा गांधी जी ने यह निर्णय लिया कि हम सविनय अवज्ञा आंदोलन फिर से शुरू करेंगे, सरकार घबरा गई, डर गई कि अरे यह आंदोलन फिर से शुरू हुआ तो हमारा क्या हाल होगा, क्योंकि वो दांडी मार्च में देख चुके थे उनका हाल क्या हुआ था। पेशावर में वो देख चुके थे कि ठाकुर चंद्र सिंह ने ही निहत्थी जनता पर गोली चलाने से मना कर दिया था। सोलापुर सत्याग्रह में वो देख चुके थे कि यहाँ के श्रमिक कितने तेजी से शामिल हैं इस आंदोलन में। और उसके अलावा जहाँ जंगल नहीं थे, जैसे संगमनेर जंगल नहीं, जहाँ पर मिलें नहीं थी, जंगल थे, वहां के लोगों ने जंगल से संबंधित कानून तोड़ना शुरू कर दिया था।
महाराष्ट्र में बिलाशी, संगमनेर, कलवण, चिरनेर आदि स्थानों पर जंगल सत्याग्रह हुए थे। अंग्रेज सरकार डरी हुई थी। उनको लगा अरे बाप रे, ये तो फिर से शुरू हो गया, अब तो गए काम से। और उन्होंने क्या किया कि भाई इस सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो लीडर है महात्मा गांधी जी, उन्हीं को गिरफ्तार कर लो, तो पब्लिक अपने आप ठंडी पड़ जाएगी। तो सरकार ने गांधी जी को तुरंत बंदी बना लिया। उसका परिणाम क्या हुआ? जनता में असंतोष पैदा हुआ। जनता को बहुत गुस्सा आया कि ये क्या बात हुई कि महात्मा गांधी जी ने तो अभी कुछ किया ही नहीं है, हमने कुछ किया नहीं है, और फिर क्यों हमारे नेता को, हमारे लीडर को कैद किया जा रहा है। महात्मा गांधी जी को बंदी बनाकर पुणे के एरोडा जेल में रखा गया। सरकार ने इस आंदोलन का अमानुष दमन नीति से उत्तर दिया। सभी ओर नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया। सरकार इस बार बहुत अलर्ट थी और उन्होंने कहा कि किसी भी तरह से हम इस सविनय अवज्ञा आंदोलन को सफल होने नहीं देंगे। गांधी जी को बंद कर लिया, जनता में आक्रोश उत्पन्न हो गया, जनता सड़कों पर उतर आई। तो सरकार ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी जनता पर अमानुषी अत्याचार करने में। अमानुष मतलब जिसमें मानवता न हो, मानुष मानव, मनुष्य, अ मतलब नहीं, जिसमें मनुष्यता ही न हो, ऐसा आचरण अमानुष, अमानुषी व्यवहार। तो सरकार ने अमानुषी व्यवहार किया। सभी और नागरिकों के अधिकारों को कुचला गया। कैसे कुचला गया? राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके सहयोगी संगठनों को अवैध घोषित कर दिया गया। सरकार ने कहा ये सारे जो संगठन हैं, सारे राजनीतिक दल हैं, सब इलीगल हैं, अवैध हैं, इनकी किसी भी बात पर हम विचार नहीं करेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस के कार्यालय पे कब्जा कर लिया गया, उसको अपने नियंत्रण में ले लिया सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने। जो अन्य जो सहयोगी संगठन थे उनके भी कार्यालयों पर ब्रिटिश सरकार ने कब्जा कर लिया। और उनका जो फंड था, जो उनके पास जमा राशि थी, राशि मतलब क्या, उनके जो उनके पास पैसे थे, फंड जिसको हम कह सकते हैं, वो सारे फंड भी सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिए। क्योंकि कोई भी कार्य करने में पैसों की जरूरत होती है, तो हर राजनीतिक दल का अपना एक फंड हुआ करता है। उस फंड में जनता के सहयोग से पैसे मिलते थे और उन पैसों को, उस राशि को सरकार ने अपने नियंत्रण में ले लिया कि न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जब इनके पास पैसे ही नहीं रहेंगे तो ये राजनीतिक दल काम कैसे करेंगे। ब्रिटिश सरकार यह भूल गई थी कि जब आजादी की मांग में जनता मतवाली हो उठती है तो आजादी की मशाल इतनी रोशन हो जाती है कि उसमें पैसे की जरूरत भी नहीं पड़ती। राष्ट्रीय समाचार पत्रों और साहित्य सामग्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेज सरकार को लगा कि भाई हम और क्या कर सकते हैं कि भाई एक जगह की खबर दूसरी जगह तक न पहुंचे। तो उस समय तो ऐसे आजकल के जैसे फेसबुक और व्हाट्सएप और मोबाइल तो था नहीं कि फटाफट फोन हो गया, फटाफट मैसेज हो गया। उस समय तो हमारे सब समाचार पत्र थे, न्यूज़पेपर थे, जो हमारी पत्रिकाएं थी, और अन्य साहित्य सामग्री मतलब हमारी पत्रिकाएं, मैगजीन्स, इन्हीं के द्वारा समाचार एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचते थे। तो ब्रिटिश सरकार ये समझ गई कि यदि मुंबई का समाचार पुणे नहीं पहुंचा, पुणे का समाचार नागपुर न पहुंचे, नागपुर का समाचार कानपुर न पहुंचे, कानपुर का समाचार दिल्ली न पहुंचे, कहीं का समाचार एक दूसरी जनता को न मिले, तो ये हमारा जो आंदोलन जो इन्होंने चलाया है, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये बंद हो जाएगा। क्योंकि कहीं की खबर ही किसी को नहीं मिलेगी। मुंबई में क्या हो रहा है पुणे वालों को मालूम ही नहीं पड़ेगा, पुणे में क्या हो रहा है ये ग्वालियर वालों को नहीं मालूम पड़ेगा, ग्वालियर में क्या हो रहा है ये कानपुर को नहीं मालूम पड़ेगा, कानपुर में क्या हो रहा है ये नागपुर को नहीं मालूम पड़ेगा। तो जब किसी को कोई खबर समाचार मालूम ही नहीं पड़ेगा तो आंदोलन फैलेगा ही नहीं, और इस तरह से हम इस आंदोलन को अपने कंट्रोल में कर लेंगे। तो उन्होंने समाचार पत्रों पर और साहित्य सामग्री पर बैन लगा दिया, प्रतिबंध लगा दिया। अप्रैल 1934 ईस्वी में गांधी जी ने आंदोलन स्थगित किया, क्योंकि ब्रिटिश सरकार का यह दमन चक्र इतना ज्यादा हो गया था कि भारतीय जनता परेशान हो गई। भारतीय जनता
को परेशान करने में अंग्रेज सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। और गांधी जी बहुत व्यथित हुए, दुखी हुए कि अरे मैं तो जेल में बंद हूँ, लेकिन भोली भाली मासूम जनता पर अत्याचार हो रहा है। और उन्होंने आह्वान किया कि यह आंदोलन स्थगित किया जाए, इस आंदोलन को रोक दिया जाए। तो महात्मा गांधी जी के आह्वान पर 1934 में सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया गया और इस आंदोलन का ऐतिहासिक युग समाप्त हुआ। ब्रिटिश सरकार को लगा कि अब यह आंदोलन तो खत्म हो चुका है, अब तो हमारी बल्ले बल्ले। ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त, अब हमें कोई भी राजनीतिक संगठन या हमारी यहाँ की भारत की जनता हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। अब हम भारत पर बहुत सालों तक आराम से राज करते रहेंगे। तो इस पाठ में हमने सविनय अवज्ञा आंदोलन के अलग अलग पहलुओं पे चर्चा की। नमक सत्याग्रह के बारे में जाना, पेशावर सत्याग्रह के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की, धरसाना सत्याग्रह को जाना, बाबू गेनू के बलिदान को हमने नजदीक से देखा, अवज्ञा आंदोलन की विशेषताओं को भी हमने जाना और 3 गोलमेज परिषद, प्रथम गोलमेज परिषद गांधी इरविन समझौता, द्वितीय गोलमेज परिषद, तीसरी गोलमेज परिषद के बारे में जाना कि किस तरह से यह गोलमेज परिषद कदम दर कदम असफल होते गई। और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण को भी हमने समझा। लेकिन क्या यहीं पर हमारी आजादी की लड़ाई खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं बच्चों। इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की जनता में आजादी के प्रति ललक और बढ़ गई और वह और नए जोश के साथ अपनी इस लड़ाई में हिस्सा लेने की तैयारी करने लगी। तो अगले पाठ में हम इसी लड़ाई के बारे में जानेंगे, इसी संघर्ष के बारे में जानेंगे और आजादी के इस संघर्ष को नजदीक से जानने का प्रयास करेंगे। यह वीडियो देखा, सुना और समझा। मुझे पूरा विश्वास है कि यह वीडियो आपको पसंद आया है। इसे अधिकाधिक देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ शेयर भी करें। आपके सुझाव और आपके कमेंट्स नीचे कमेंट्स बॉक्स में अपेक्षित हैं। कृपया हमें इनसे जरूर अवगत कराएं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ, किसी नए घटक के साथ। तब तक धन्यवाद।